जी, एनी डाउट्स? डाउट्स हैं किसी के? वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, कोई डाउट नहीं है? चलिए कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सब्स्टिट्यूट ऑफ लूप्स। क्लासेस तो आज लास्ट है, ठीक है। बाकी तो टॉपिक्स चलते रहेंगे, बहुत टॉपिक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग तो पढ़ाई दिया है, ठीक है। चलो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? दैट इज टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग सम इटरेटर, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ वी वांट to create a new list using all elements or selected elements of an iterator, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट having square of even elements, even index elements of a list या even elements of a list। आपके पास एक लिस्ट है L, आपके पास एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। L1 एक लिस्ट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 20, 16 एंड 13। आपको क्या करना है? इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स इवन है उनका स्क्वायर बना के एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है। रिजल्ट में क्या चाहिए आपको? L2 इक्वल्स टू, एक लिस्ट चाहिए 2 का स्क्वायर, 4, 4 का स्क्वायर, 16, 5 का स्क्वायर नहीं आएगा, इवन एलिमेंट्स का आना है खाली 6 का स्क्वायर, 36। इस तरह से आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर प्रीवियस लिस्ट के इवन एलिमेंट्स का स्क्वायर वैल्यू आपके पास आ जाए। क्या कर सकते हो आप लोग? ठीक है, सो वी कैन यूज लूप्स और वी कैन यूज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। या तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं। L1 हमारे पास एक लिस्ट है, कंट्रोल C, ठीक है। हमने 4E in L1, हमने क्या किया? एक नई लिस्ट बनाई L2 एम्प्टी लिस्ट, और 4E in L1, E में सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। उसको चेक करेंगे वो इवन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? इफ E%2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर आपका E से 2, E को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इवन है। अगर इवन है तो हमें क्या करना है? टर्म इक्वल्स टू E का स्क्वायर और फिर L2 डॉट अपेंड ब्रैकेट में टर्म। एग्री? हमें लिस्ट का एक एक एलिमेंट उठाना है, उसको चेक करना है, अगर वो इवन है तो उसका स्क्वायर बनाना है और लिस्ट में अपेंड करना है, नई लिस्ट में अपेंड करना है, एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करना है। और अगर वो इवन नहीं है तो अपेंड नहीं करना है। तो अगर इवन नहीं होगा तो आप इसके अंदर नहीं जाओगे, इवन होगा तो आप इसके अंदर चले जाओगे और डेटा आपका अपेंड हो जाएगा। बस आप लूप से बाहर आओगे और क्या कर दोगे? प्रिंट L2, नो वीडियो विजिबल, ठीक है मनोज, क्लास के बाद आप डिस्कस करना, विजिबल होंगी, कोई इशू आ रहा होगा देख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो जो एलिमेंट्स इवन है उन्हीं का स्क्वायर आएगा, बाकी एलिमेंट्स का स्क्वायर
नहीं आएगा। 2 का, 4 का, 6 का, 18 का, 20 का और 16 का, इनके स्क्वायर आपको आउटपुट में मिल जाएंगे। डन है। अब यही काम अगर आपको करना है तो इसका शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल है, दैट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। क्या सिंटेक्स है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का? सिंटेक्स ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले रिजल्टेंट लिस्ट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट रिजल्टेंट लिस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। रिजल्टेंट लिस्ट एलिमेंट 4, ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग इटरेटर, ठीक है, यूजिंग एग्जिस्टिंग इटरेटर या फिर रिजल्टेंट लिस्ट एलिमेंट्स। सिंटेक्स थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, फॉर लूप और फिर कंडीशन। तो आपका जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है 3 एलिमेंट से मिला है, बना है, ठीक है। रिजल्टेंट लिस्ट इक्वल्स टू कंट्रोल सी, रिजल्टेंट लिस्ट इक्वल्स टू ए बी सी, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज made up of 3 parts where part 3 is optional। 3 पार्ट से मिलके बना है ए बी सी, जिसमें पार्ट 3 जो सी वाला पार्ट है ऑप्शनल है, देना कंपलसरी नहीं है। तो सिंटेक्स क्या है? रिजल्टेंट लिस्ट इक्वल्स टू रिजल्टेंट लिस्ट एलिमेंट्स, ये ए पार्ट है, फॉर लूप ये बी पार्ट है और कंडीशन ये सी पार्ट है, ठीक है। आज की स्क्रीन विजिबल नहीं है मनोज आपको? ओके, लेट मी चेक। अभी मैंने स्टॉप किया। अल्फा, ठीक है, ठीक है, डन है। तो हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट से मिलके बना है, ए बी और सी, जहाँ पे आपका टारगेट क्या है? आपको एक नई लिस्ट बनानी है यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट, और आपको नई लिस्ट के एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं किसी कंडीशन के बेस पे। कंडीशन देना ऑप्शनल है। अगर हम सारे एलिमेंट्स यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट ऑल एलिमेंट्स इन रिजल्टेंट लिस्ट, then part 3 is, ठीक है, can be removed, part 3 will be removed, else part 3 will be added, ठीक है। 3 parts, that is A, B and C, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं मैं। हमारे पास एक लिस्ट है L1, मुझे क्या करना है? L2 एक नई लिस्ट बनानी है, तो सिंगल लाइन से फॉर लूप और आपकी कंडीशन सारी मीट आउट हो जाएंगी। L2 इक्वल्स टू पहले आप बीच वाला पार्ट बी लिखोगे, 4E in L1, पहले बीच वाला पार्ट लिखोगे 4E in L1, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे? e to the power 2, ठीक है। तो 4E in L1 ये लूप चलेगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सबसे पहले E में क्या आएगा? L1 का पहला एलिमेंट आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट लिस्ट है उसके अंदर E का स्क्वायर सेव हो जाएगा। फिर E में दूसरा एलिमेंट आएगा, रिजल्टेंट लिस्ट में E का स्क्वायर सेव हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करोगे L2 को, तो L2 के अंदर क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आउटपुट में आ जाएगा। आप अगर देखोगे तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आपके पास आउटपुट में आ गया। यहाँ पे मैंने 2 ही कंपोनेंट लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी क्या है? फॉर लूप है, और कंपोनेंट ए क्या है? जो रिजल्टेंट लिस्ट बनने वाली है उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमने फॉर लूप लगाया
L2 इक्वल्स टू सबसे पहले E का स्क्वायर आपके पास आउटपुट में आ गया और 4E इन L1, L1 से पहला एलिमेंट E आया और आपने रिजल्टेंट लिस्ट में E का स्क्वायर सेव कर दिया। फिर दूसरा एलिमेंट आया, रिजल्टेंट लिस्ट में आपने दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर सेव कर दिया। तीसरा एलिमेंट आया, तीसरे का सेव कर दिया। तो ये तो है आपके पास सारे एलिमेंट्स का अगर आपको स्क्वायर सेव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो सिलेक्टेड एलिमेंट्स का स्क्वायर सेव करना तो आप क्या कर सकते हो, 4, पहले मैं पार्ट बी लिख रहा हूं, 4E इन L1, ठीक है। E में एक एलिमेंट आया, फिर आपने एक इफ कंडीशन लगाई, इफ L %2 डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। L1 %2 डबल इक्वल्स टू 0। तो अब होगा क्या, सॉरी E %2 डबल इक्वल्स टू 0। अब होगा क्या, L1 का एक एलिमेंट E में आएगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो E का स्क्वायर L3 में सेव हो जाएगा, अदरवाइज E का स्क्वायर L3 में सेव नहीं होगा। प्रिंट L3 करोगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा और जैसे पहले रिजल्ट्स आपके पास आ रहे थे वैसे ही रिजल्ट्स आपके पास L3 में दोबारा से आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले आपका फॉर लूप चलता है, उसके बाद अगर कंडीशन दी है तो कंडीशन चलती है, और उसके बाद जब ये कंडीशन, जिन एलिमेंट्स में कंडीशन ट्रू होती है वो एलिमेंट्स आपके लिस्ट में, ये एलिमेंट्स आपके लिस्ट में अपेंड होते रहते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस लूप के इटरेशन में E का स्क्वायर जो एलिमेंट है लिस्ट में अपेंड नहीं होता है। तो पहले फॉर लूप चलेगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास फाइनल L3 लिस्ट के अंदर E का स्क्वायर सेव हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपको फॉल्स रिटर्न करेगी तो E का स्क्वायर L3 में सेव नहीं होगा। तो लिस्ट का एक एक एलिमेंट उठाना, उस एलिमेंट पे कंडीशन चेक करना, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके इस एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट जो आप जनरेट कर रहे हो उसको L3 में सेव करना, नहीं तो सेव नहीं करना। दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज एक बार डेकोरेटर का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। डेकोरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है? नहीं है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डन है। तो एक बार और देख लो, अगर लिस्ट के सारे एलिमेंट चाहिए तो हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे, सी वाला कंपोनेंट हटा देंगे। तो क्या होगा, एक एक एलिमेंट उठेगा और वो एलिमेंट आपका E का स्क्वायर बनेगा और L2 के अंदर सेव हो जाएगा। और अगर आपने कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन अगर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है तो आपका लिस्ट में L3 में एलिमेंट सेव होगा, नहीं तो E का स्क्वायर सेव नहीं होगा। तो आपने जो ऊपर प्रोग्राम बनाया था ये वाला फॉर लूप का, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले फॉर लूप लगाया, एक एक एलिमेंट उठाया, फॉर लूप लगाया, एक एक एलिमेंट उठाया। यहाँ पे भी आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपने फॉर लूप लगाया और एक एक एलिमेंट उठाया 4E इन L1 में। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई, तो ये कंडीशन आपने इसी स्टेटमेंट में अंदर लगा दी, और कंडीशन लगाने के बाद आपने एलिमेंट को स्क्वायर किया, ये एलिमेंट को स्क्वायर किया, और उसके बाद लिस्ट में आपका डेटा अपेंड हो गया, आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आपका L3 में डेटा सेव भी होता जाएगा। तो ये पहले फॉर लूप लगेगा, कंडीशन चेक होगी, E का स्क्वायर रेडी होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी आप इसके अंदर जाओगे तो E का स्क्वायर L3 में सेव हो जाएगा, नहीं तो L3 में सेव नहीं होगा। लोकेशन चेंज हो जाएगी, L3 की लोकेशन चेंज हो जाएगी। L3 की लोकेशन मतलब लोकेशन क्या, मतलब एलिमेंट आपके अपेंड होंगे। पहला एलिमेंट आएगा E का स्क्वायर, कौन सी लोकेशन पे आएगा, सबसे पहले E में क्या आया, L1 से 2 आया, तो 2 का स्क्वायर आपका L3 में सेव हो गया, 4 सेव हो गया। फिर E में क्या आया, 4 आया, फिर 4 भी क्या है, even है, even है तो 4 का स्क्वायर अपेंड हो गया आगे। फिर 5 आया, 5 क्या है, ओड है, ओड है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो E का स्क्वायर L3 में सेव नहीं होगा। फिर आपका 6 आया, 6 क्या चीज है, इवन है, इवन है तो 6 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अपेंड हो चुका है, ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर अपेंड हो जाएगा। जैसे L3 अगर 1000 लोकेशन पे है तो ये परफॉर्म करने के बाद जब L3 का रिजल्ट आता है तो उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। नहीं, L3 जो बनेगा सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट ही बनेगी ऑटोमेटिकली। L3 यहाँ पे L3 आपने जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे आप,
आप पहले एम्प्टी लिस्ट खुद बना रहे थे और उसके अंदर अपेंड कर रहे थे, अब आप एम्प्टी लिस्ट भी नहीं बना रहे हो, अब आप क्या लिख रहे हो डायरेक्टली L3 इक्वल्स टू, तो L3 बाय डिफॉल्ट पहली बार जब लूप चलेगा तो L3 एक एम्प्टी लिस्ट ही होगी। पहला एलिमेंट आएगा 0 लोकेशन पे जाएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा 1 लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। तो एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमें क्या करना है, हमें टेबल ऑफ 2, ठीक है, सेव करना है इन अ लिस्ट। टेबल ऑफ 2 सेव करना है इन अ लिस्ट। आप क्या करोगे, L इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट बनाओगे, for I in range 2, 21, 2, ठीक है, और फिर L डॉट अपेंड I, ठीक है। लूप से बाहर आओगे, प्रिंट L करोगे, तो आपने रन किया, तो आप यहाँ पे क्या है, इटरेटर क्या है आपका, रेंज इटरेटर है। उस इटरेटर का हर एक एलिमेंट आपको क्या करना है, अपेंड करना है, हर एक एलिमेंट अपेंड करना है। तो यही काम अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना हो तो कैसे करोगे, जल्दी से बता दो मुझे। यही काम अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है, बनानी नहीं पड़ेगी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अपने आप एम्प्टी लिस्ट बनाएगा। L इक्वल्स टू देन स्क्वायर ब्रैकेट 4, पहले B वाला कंपोनेंट बनाओ, I इन रेंज 2, 21, 2, और यहाँ पे क्या, I, वेरी गुड। फॉर I इन रेंज 2, 21, 2, डेस्टिनेशन में आपको I ही सेव करना है। अब आपको क्या हो, 2 की टेबल का स्क्वायर सेव करना है, तो क्या कर दोगे, यहाँ पे I का स्क्वायर कर दोगे, क्यूब करना है तो I का क्यूब कर दोगे, तो आपके पास I के अंदर एक एक एलिमेंट आएगा और डेस्टिनेशन लिस्ट में भी I ही सेव हो जाएगा। तो आप प्रिंट L करोगे तो आपके पास जो है फाइनली जो लिस्ट आपने बनाई है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 2 का टेबल नहीं प्रिंट करना, 2 का टेबल प्रिंट करना है, 3 का टेबल प्रिंट करना है, लेकिन उसके अंदर इवन एलिमेंट्स प्रिंट करना है, तो आप आगे कंडीशन लगा सकते हो इवन ओड वाले, राइट, ठीक है। तो दिस वे आप जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज कर सकते हो। सारे एलिमेंट्स इटरेटर के लेने हैं, सारे ले सकते हो, सेलेक्टेड एलिमेंट्स लेने हैं, सेलेक्टेड ले सकते हो, एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके वो सेव करना है, I का स्क्वायर, I का क्यूब, वो आप कर सकते हो, ठीक है, डन है। चलिए अब रोहित कह रहा है डेकोरेटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डेकोरेटर्स आर स्पेशल फंक्शंस which enhance the capacities of an existing function। डेकोरेटर्स आपके स्पेशल फंक्शंस होते हैं जो आपकी किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन की कैपेबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। जैसे कि हमने क्लास में देखा कौन सा डेकोरेटर, क्लास ऊप्स पढ़ा था तो हमने उसमें डेकोरेटर पढ़ा था, कौन सा, @static मेथड, ठीक है। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, इंस्टांस मेथड और स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड जब हम बनाते थे तो क्या करते थे, नॉर्मल मेथड के ऊपर @static मेथड डेकोरेटर लगा देते थे, तो नॉर्मल मेथड आपका क्या बन जाता था, स्टैटिक मेथड बन जाता था। आर गेटिंग दिस। तो जो आपके डेकोरेटर्स होते हैं वो किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन की कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को एनहांस कर देते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग फंक्शंस, ठीक है। तो आप क्या करते हो, किसी फंक्शन की कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहते हो तो आप डेकोरेटर्स बना सकते हो। डेकोरेटर्स कैसे बनते हैं, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली पिक कर लेता हूं। दिस पीसी, टी ड्राइव, लर्निंग वीके, पाइथन, टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम्स, पाइथन, डेकोरेटर्स।
कंट्रोल सी। ठीक है, मैं अभी तक मतलब हमने डेकोरेटर को यूज करना सीखा है। डेकोरेटर्स कैसे यूज होते हैं, किसी फंक्शन के ऊपर एट द रेट डेकोरेटर फंक्शन लगा दोगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है वो डेकोरेट हो जाएगा। ठीक है, डर है तो बहुत अच्छा नाम दिया है पाइथन वालों ने डेकोरेटर का, राइट। तो किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन की डेफ c1 एट दैट सेटिंग क्लास फंक प्रिंट सेट पास c1 डॉट फन, राइट। ठीक है, तो डेफ हमने क्या किया, माई डेकोरेटर नाम का ही डेकोरेटर बनाया। तो माई डेकोरेटर क्या चीज है, एक डेकोरेटर है, डेकोरेटर है। ठीक है, माई फंक क्या है, एक डेकोरेटर है। हमने डेलीगेशन मॉडल याद है आप लोग को, डेलीगेशन मॉडल याद है। डेलीगेशन मॉडल is a concept developed in .NET technology by Microsoft, but many Python developers call the same concept in Python as delegation model only. Still, it have one more name, another name used for delegation model in Python and some other programming languages is arrow functions. Arrow functions क्या होते हैं? Arrow functions are functions where the argument passed is also a function or value returned is also a function. ठीक है, arrow functions are functions where the argument passed is also a function or value returned is also a function. तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं वो भी एक फंक्शन है, या जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो भी एक फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस को हम एरो फंक्शन बोलते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हमारे पास क्या है, डेफ फंक 1, ठीक है, फंक r इक्वल्स टू फंक ब्रैकेट में 5 रिटर्न r, या r1 इक्वल्स टू फंक ब्रैकेट 5 r2 इक्वल्स टू फंक ब्रैकेट 6 रिटर्न r1 प्लस r2, डेफ स्क्वायर ब्रैकेट में a रिटर्न a टू द पावर 2। स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक 1 दूसरा फंक्शन, दो फंक्शंस हैं, लेकिन ये वाला फंक्शन एक डेकोरेटर फंक्शन, सॉरी ये वाला फंक्शन एक एरो फंक्शन, ये वाला फंक्शन एक एरो फंक्शन है। आपने क्या किया अपने प्रोग्राम में, रिजल्ट इक्वल्स टू फंक 1 ब्रैकेट में स्क्वायर। याद है आप लोगों को कहीं पे ऐसा आपने किया है जहां पे ब्रैकेट में आपने फंक्शन को कॉल नहीं किया, फंक्शन का एड्रेस पास कर दिया। जब हम किसी फंक्शन को प्रिंट करते हैं बिना कॉल किए, बिना ब्रैकेट लगाए, तो क्या प्रिंट होता है, एड्रेस प्रिंट होता है, उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है। ठीक है, तो फंक्शन पाइथन में हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्या है,
L1 इक्वल्स टू 10 20 30 एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का? लिस्ट क्लास का। x इक्वल्स टू 5 क्या है? एक इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का। कस इक्वल्स टू कस्टमर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है कस्टमर क्लास का। डेफ फंक1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है फंक्शन क्लास का। क्लास C1 क्या है? एक ऑब्जेक्ट है एक दूसरी टाइप क्लास का। तो हर चीज बैकग्राउंड में आप पहले से क्लासेस बनी हुई है, आप अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो इंटीजर, फ्लोट या लिस्ट नहीं पास कर रहे, क्या पास कर रहे हो? अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन को ही पास कर दे रहे हो। तो अगर आप किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास कर रहे हो या उससे जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो एक फंक्शन है, तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है? एरो फंक्शन बन जाता है। तो क्या आप बता सकते हो इस प्रोग्राम में आउटपुट क्या आने वाला है? जल्दी से सोच के बताओ। हाँ जी, क्या आउटपुट आने वाला है? स्क्वायर। देखिए फंक1 का एड्रेस मान लेते हैं क्या है? क्या है? 1000 है। स्क्वायर का एड्रेस क्या है मान लेते हैं? 2000 है। ठीक है, हमने क्या किया? फंक1 को कॉल किया। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को कॉल करते हैं तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होती है? फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। फॉर्मल का नाम क्या है? फंक है। एक्चुअल का नाम क्या है? स्क्वायर है। तो फंक का एड्रेस क्या हो गया? फंक का एड्रेस क्या हो गया? 1000 या 2000। स्क्वायर का एड्रेस क्या था? 2000 था। आपने क्या किया? फॉर्मल फंक्शन के ब्रैकेट में ये क्या है? ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये क्या है? फॉर्मल पैरामीटर है। तो फॉर्मल फंक इक्वल्स टू स्क्वायर, फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। ठीक है, तो अगर स्क्वायर का एड्रेस जब भी हम किसी पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फॉर्मल इक्वल्स टू एक्चुअल। और पाइथन में सारे वेरिएबल्स किस टाइप के हैं? सारे ऑब्जेक्ट्स किस टाइप के हैं? रेफरेंस टाइप के हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वेट करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले का एड्रेस किसको मिल जाता है? लेफ्ट हैंड साइड वाले को। स्क्वायर का एड्रेस क्या है? 2000। तो फंक का एड्रेस क्या हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में फंक्शन आ रहा है वो कौन सा फंक्शन है? 2000 वाला फंक्शन है। तो फंक के अंदर क्या आ रहा है? स्क्वायर का एड्रेस आ रहा है। अब आपने अंदर में फंक्शन को कॉल किया तो क्या कॉल होने वाला है? 2000 वाला, यानी कि स्क्वायर वाला फंक्शन कॉल होने वाला। तो R1 में क्या आ जाएगा? R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट 5। तो R1 में स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा, 5 पास होगा तो क्या रिटर्न करेगा ये R1 में? 5 का स्क्वायर दैट इज 25। R2 में क्या आ जाएगा? फंक यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर में क्या जा रहा है? 6 का स्क्वायर 36। तो क्या रिटर्न होगा? R1 प्लस R2 25 प्लस 36 दैट इज 56 या कितना हो जाएगा? 61। ठीक है, रन किया आपने तो आपके पास आउटपुट में 61 आ गया। डन है। तो जब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन पास करते हो, याद है कहीं पे आपने पास किया है फंक्शन के अंदर फंक्शन?
बाइंड मेथड में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले डबल कोट्स में इवेंट मेंशन करते थे, लेफ्ट क्लिक इवेंट है, राइट क्लिक इवेंट है, कॉमा क्या देते थे, फंक्शन का एड्रेस देते थे। हम फंक्शन का नाम मेंशन करते थे, हम जो है अपने प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, हैंडलर का खाली नाम मेंशन करते थे, ब्रैकेट नहीं लगाते थे। तो क्या पास हो रहा था वहां पे, एक्चुअली में फंक्शन का एड्रेस पास हो रहा था। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेलीगेशन मॉडल बोलते हैं। दैट इज हमारे पास एक ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, स्क्वायर फंक्शन बाद में बना, जब स्क्वायर फंक्शन बना तो आपने यहाँ पे फंक में स्क्वायर पास किया तो ये स्क्वायर का सम रिटर्न करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई क्यूब फंक्शन पास कर दिया तो ये क्यूब का रिटर्न करेगा। अगर आपने कोई डिवाइड बाय 10 पास किया तो ये फंक्शन डिवाइड बाय 10 रिटर्न करेगा। तो जैसा भी फंक्शन आप इसके अंदर पास करोगे वैसे अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल जाएंगे। ये फंक्शन आपने पहले से बना के दे दिया यूजर को, लेकिन करना क्या है ये फ्यूचर में डिसाइड होगा। तो बाइंड मेथड पहले से बना हुआ है, लेकिन हमने अपने प्रोग्राम में क्या बनाया, हमने अपने प्रोग्राम में जो है हैंडलर्स बनाए, हैंडलर्स हमने बाद में बनाए। तो बाइंड मेथड के अंदर जैसा हैंडलर, जिस हैंडलर का एड्रेस पास करोगे वो हैंडलर आपका इवेंट के साथ बाइंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, BL और PLL बता दीजिए अमन, कहाँ BLL PLL पे आ गए, कितनी बार तो बताया है। ठीक है, पहले मुझे डेलीगेशन तो बताने दो, डेकोरेटर तो बताने दो, राइट। तो हमारे पास, ठीक है, तो डेलीगेशन मॉडल, एरो फंक्शन समझ में आ गया आपको? ठीक है, एरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप एक फंक्शन को ही पास कर दे रहे हो, आप एक फंक्शन को ही पास कर दे रहे हो, तो आपके पास इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। तो डेकोरेटर थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन से आगे का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। डेकोरेटर्स, ठीक है, डेकोरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो डेकोरेटर्स क्या होते हैं, डेकोरेटर्स आर आल्सो स्पेशल फंक्शंस। ये भी एक फंक्शन है जो क्या करता है, किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन, जैसे माई फंक एक फंक्शन है, इसकी फंक्शनैलिटी को आप एनहांस करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर @mydecorate लगा सकते हो। ठीक है, @mydecorate लगा सकते हो। तो ये क्या है, @mydecorate क्या है, डेकोरेटर है। इसके अंदर mydecorate क्या चीज है, एक्चुअल में एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी आपके पास, आप अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर लगा देते हो, तो जब आप अपने प्रोग्राम में माई फंक को कॉल करते हो तो माई फंक कॉल नहीं होता, क्या कॉल होता है एक्चुअल में, वो डेकोरेटर कॉल होता है, और डेकोरेटर के अंदर माई फंक कॉल होता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं, Ctrl+C, न्यू प्रोग्राम, डेफ माई फंक एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सेटपा प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेटपा प्रिंट कर दिया। एक मैंने अपना डेकोरेटर बनाया, डेफ माई डेकोरेट, ब्रैकेट में एक फंक का एड्रेस पास कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने @mydecorate लगा दिया और अपने प्रोग्राम में किसको कॉल किया, माई फंक को कॉल किया, माई फंक को कॉल किया। मैं रन करता हूँ, ठीक है, माई फंक को कॉल करता हूँ और माई फंक को कॉल करके मैंने
एक बार रिपीट माई एसक्यूएल रिपीट कर दूंगा बेटा तो कैसे काम चलेगा। माई एसक्यूएल तो बहुत इजी टॉपिक था, अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया है मेरे वीडियो को तो। जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है। राइट अमन, मैं कुछ और देखना चाहता हूँ। ठीक है अमन, या तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जब मैं डेकोरेटर की बात करता हूँ, डेकोरेटर के अंदर हमारे पास मैंने माई डेकोरेट नाम से एक डेकोरेटर बनाया और माई फंक नाम से एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो जब मैं माई फंक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो उसके ऊपर पहले डेकोरेटर कॉल होगा, उसके बाद माई फंक कॉल होगा। ठीक है, तो पहले डेकोरेटर कॉल होगा, उसके बाद माई फंक कॉल होगा। तो ये क्या कर रहा है, आपके एग्जिस्टिंग फंक्शन की फंक्शनैलिटी को थोड़ा एनहांस कर रहा है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है और आप चाहते हो कि उसके अंदर आपके पहले से बना फंक्शन है, किसी दूसरी टीम ने कोई फंक्शन बना के आपको दे दिया, आप चाहते हो किसी एग्जिस्टिंग टीम के फंक्शन को टच नहीं करना चाहते पर उसकी फंक्शनैलिटी को कोई एनहांस करना चाहते हो, तो आप उसके बनाए हुए फंक्शन के ऊपर क्या कर सकते हो, उसके बनाए हुए फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका पहले डेकोरेटर रन होगा और उसके बाद आपका फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो डेकोरेटर काम कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। ठीक है, कैसे काम करते हैं डेकोरेटर्स। फॉर एग्जांपल हमने एक डेकोरेटर बनाया है, ठीक है, डेफ माई डेकोरेटर नाम से एक डेकोरेटर है। इसके अंदर ब्रैकेट में क्या पास हो रहा है, एक फंक्शन का एड्रेस पास हो रहा है। एग्री, कोई डाउट है। माई डेकोरेट का एड्रेस क्या है, माई डेकोरेट का एड्रेस 1000 है। ठीक है, माई डेकोरेट का एड्रेस 1000 है, राइट। ये एक डेकोरेटर आपके पास है, इसका एड्रेस 1000 है। इनर का एड्रेस, इनर कब चलेगा, जब आपका माई डेकोरेट कॉल होगा, हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन बना दिया, तो अंदर वाला फंक्शन कब चलेगा, जब बाहर वाला रन होगा। फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स कभी अपने आप रन नहीं होते जब तक आपका फंक्शन कॉल नहीं होता, तो अंदर वाला फंक्शन तभी बनेगा जब बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा। तो अभी माई डेकोरेट का एड्रेस क्या है, 1000 है। इसके बाद आपने क्या किया, डेफ माई फंक। ठीक है, डेफ माई फंक का एड्रेस क्या हो गया, मान लेते हैं 2000 हो गया। क्या हो गया, 2000 हो गया। माई फंक का एड्रेस 2000 हो गया। अब आपने क्या किया, डेफ माई फंक आई एम इन माई फंक लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट आई एम इन माई फंक, और उसके ऊपर डेकोरेटर लगा दिया। तो जब भी आप डेकोरेटर को कॉल करते हो, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो पहले डेकोरेटर कॉल होगा। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे पहले डेकोरेटर कॉल होगा, और डेकोरेटर के अंदर ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट इज माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेट ब्रैकेट में माई फंक। आर यू गेटिंग दिस। तो आपने जब अपने प्रोग्राम में माई फंक को कॉल किया तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है,
आपके पास पहले जब आपने माई फंक को कॉल किया तो ये देखा जाएगा कि माई फंक के ऊपर कोई डेकोरेटर तो नहीं लगा हुआ। अगर डेकोरेटर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगी, आपका माई फंक कॉल नहीं होगा, आपके पास माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेट ब्रैकेट में माई फंक का एड्रेस पास हो जाएगा। माई फंक का एड्रेस क्या है, 2000 है। माई फंक के अंदर क्या जाएगा, माई फंक के अंदर क्या जाएगा, माई फंक के अंदर माई डेकोरेट कॉल होगा और उससे जो वैल्यू रिटर्न हो क्या आएगी, वो माई फंक के अंदर आके सेव हो जाएगी। तो क्या रन होने वाला है, माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेट ब्रैकेट में 2000। 2000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई फंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माई डेकोरेट कॉल हुआ, माई डेकोरेट कॉल हुआ और माई डेकोरेट के फंक के अंदर क्या आ गया, 2000 आ गया। तो फंक का एड्रेस क्या हो गया, 2000 हो गया। 2000 का मतलब क्या, माई फंक, यहाँ पे 2000 आ गया। इसके बाद डेफ इनर, इनर एक नया फंक्शन बना जिसका एड्रेस क्या मान लेते हैं, इनर का एड्रेस क्या मान लिया हमने, 3000 मान लिया। एक नया इनर फंक्शन बना, इसके अंदर हमने प्रिंट किया बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है, प्रिंट किया बिफोर फंक्शन कॉल, तो आपका बिफोर फंक्शन कॉल प्रिंट हुआ। फिर फंक और ब्रैकेट, फंक और ब्रैकेट, फंक का एड्रेस क्या था 2000, तो यहां पे क्या कॉल हो जाएगा, माई फंक विल बी कॉल्ड हियर, या दैट इज 2000, दैट इज 2000। और प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल और रिटर्न इनर, इनर का एड्रेस क्या है 3000 है। तो यहाँ पे माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेट 2000 आपने पास किया, तो माई फंक के अंदर क्या आ गया, माई फंक के अंदर माई डेकोरेट को कॉल किया, तो माई डेकोरेट ने क्या रिटर्न किया था, माई डेकोरेट ने इनर का एड्रेस रिटर्न किया था। तो इनर का एड्रेस रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे माई फंक में क्या आ गया, यहाँ पे 3000 आ गया, ठीक है। तो जब आप माई फंक्शन को कॉल करोगे तो एक्चुअल में क्या कॉल होगा, एक्चुअल में आपका माई फंक के अंदर 3000 आ जाएगा और इनर वाला फंक्शन कॉल होगा आपका, ठीक है। तो डेकोरेटर्स क्या करते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम में डेकोरेटर को कॉल करते हो तो डेकोरेटर्स क्या करते हैं, डेकोरेटर्स फंक्शंस होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन के एड्रेस को रिटर्न कर रहे होते हैं। जब आप अपने प्रोग्राम में एक्चुअल फंक्शन कॉल करोगे तो वो फंक्शन ना कॉल होके जो डेकोरेटर एड्रेस रिटर्न कर रहा होता है वो फंक्शन आपका कॉल होता है। तो आपके पास इनर फंक्शन कॉल होगा और इनर फंक्शन कॉल होने पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा बिफोर फंक्शन कॉल, फिर आपका फंक यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा आई मीन माई फंक, और फिर प्रिंट हो जाएगा आफ्टर फंक्शन कॉल। तो अगर आप रन करोगे तो आपने अपने प्रोग्राम में किसको कॉल किया, माई फंक को कॉल किया, लेकिन उस माई फंक की फंक्शनैलिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट आ गया, उसके नीचे एक स्टेटमेंट आ गया। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या कहना चाहता हूं मैं, दोबारा से सुन लो। जब भी आप किसी डेकोरेटर को आप किसी फंक्शन के ऊपर लगा देते हो, वो क्या करता है, उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को डेकोरेट कर देता है। डेकोरेट करने का मतलब है उस फंक्शनैलिटी से पहले कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देता है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देता है। तो जब आप अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल नहीं होता, उसके ऊपर जो डेकोरेटर बना होता है वो कॉल होता है। और वो डेकोरेटर जो बना होता है वो किसी फंक्शन के एड्रेस को रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, वो कॉल होता है। और वो फंक्शन किसी डेकोरेटर के एड्रेस को रिटर्न कर रहा होता है, और जो एड्रेस आपके पास आता है वो एक्चुअली फाइनली आपका प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो व्हेन वी add a decorator on top of a function, then while calling the function, that function is not called, rather a new function which is returned by the decorator is called, which is returned by the decorator is called। थोड़ा वो समझ में आ रहा है, दोबारा से देख लो। हमने क्या किया,
अपने प्रोग्राम में डेफ माई डेकोरेटर बनाया, इसके अंदर हमने डेफ माई इनर बनाया, इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया दिस इज डेकोरेटर। अब माई डेकोरेटर फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न क्या कर दिया, माई इनर फंक्शन का एड्रेस रिटर्न कर दिया। कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डेफ माई डेकोरेटर, डेफ माई इनर, दिस इज इनर, ठीक है। इसके बाद हमने माई फंक बनाया, माई फंक बनाया, प्रिंट कर दिया आई एम इन माई फंक। तो आप नॉर्मली माई फंक को कॉल करोगे तो क्या होगा, आई एम इन माई फंक कॉल हो जाएगा, आपके पास प्रिंट हो जाएगा आई एम इन माई फंक। मैंने रन किया, आपके पास आ गया आई एम इन माई फंक। तो एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी के ऊपर अगर आप एक डेकोरेटर लगा देते हो एट द रेट, क्या लगा दिया आपने, माई डेकोरेटर, एट द रेट माई डेकोरेटर, एक डेकोरेटर लगा दिया आपने। तो जब आप डेकोरेटर लगाते हो तो क्या कॉल होता है, अब आपने प्रोग्राम में माई फंक कॉल करे तो चेक होगा क्या पहले से कोई डेकोरेटर तो नहीं लगा हुआ। अगर डेकोरेटर लगा हुआ है तो क्या पर आपके पास टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 इज गिवन फंक, ठीक है। तो आपके पास माई डेकोरेटर कॉल होगा और माई डेकोरेटर के अंदर, जब माई डेकोरेटर आपका लगा हुआ है तो माई डेकोरेटर के अंदर आपके पास एक फंक्शन का एड्रेस रिटर्न होगा, जो माई डेकोरेटर रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअली में कॉल होगा प्रोग्राम के अंदर। आर यू गेटिंग दिस? क्या लिखा है मैंने ऊपर स्टेटमेंट, ऊपर मैंने व्हेन वी ऐड अ डेकोरेटर ऑन टॉप ऑफ अ फंक्शन then while calling the function that function is not called, rather a new function which is returned by the decorator is called। तो इस डेकोरेटर के थ्रू कौन से फंक्शन का एड्रेस रिटर्न हो रहा है, माई इनर का एड्रेस रिटर्न हो रहा है। तो आप जब अपने प्रोग्राम में माई फंक को कॉल करोगे तो माई फंक कॉल नहीं होगा, माई डेकोरेटर जिस एड्रेस को रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअल में कॉल होगा। तो मेरे यहाँ पे माई फंक को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या कॉल हो रहा है, एक्चुअल में माई इनर कॉल हो रहा है। और माई इनर के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस इज डेकोरेटर। तो आपके प्रोग्राम में लिखा हुआ है दिस इज डेकोरेटर, नथिंग एल्स। दिस इज डेकोरेटर आपके प्रोग्राम में लिखा आ रहा है, आपने रन किया तो आपके पास लिखा आ गया दिस इज डेकोरेटर। तो जब आप अपने प्रोग्राम में, तो ये एक्चुअली में डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट तो यही है, पर डेकोरेटर क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी को खत्म नहीं करता है, उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये फंक्शन भी कॉल हो जाए तो आप माई डेकोरेटर के अंदर क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो आप डेकोरेटर के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो आपको याद रखना है जब भी किसी फंक्शन के ऊपर कोई डेकोरेटर आएगा तो आपके प्रोग्राम में वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, वो डेकोरेटर जिस फंक्शन के एड्रेस को रिटर्न करेगा वो एक्चुअली में कॉल होगा, ठीक है। तो माई डेकोरेटर जिस फंक्शन के एड्रेस को, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे मेरे पास माई फंक किसके पास जा रहा है, इस फंक के पास जा रहा है। तो जब भी आपका डेकोरेटर कॉल होता है आपके पास बैकग्राउंड में एक ऑपरेशन रन होती है, दैट इज माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेटर, ब्रैकेट में माई डेकोरेटर, ब्रैकेट में माई फंक, ठीक है। तो जब आप माई फंक को कॉल करोगे तो माई फंक के अंदर क्या आ चुका है, इस डेकोरेटर को कॉल करने पे जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो माई फंक के अंदर आ रही है। तो माई फंक को कॉल करने पे माई फंक ना कॉल होके माई डेकोरेटर आपको माई इनर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे माई फंक के अंदर माई इनर का एड्रेस आ रहा है और एक्चुअली में माई इनर कॉल हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट क्या, कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो पहले चेक होता है उसके ऊपर कोई डेकोरेटर तो नहीं लगा। अगर लगा हुआ है तो वो डेकोरेटर जिस फंक्शन के एड्रेस को रिटर्न कर देता है वो फंक्शन एक्चुअली आपके प्रोग्राम में कॉल होता है।
आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में हमने यहाँ पे माई इनर का एड्रेस रिटर्न किया, ठीक है। तो दोबारा से देख लो, इस फंक का एड्रेस क्या है, माई डेकोरेटर का एड्रेस क्या है, 1000 है। सबसे पहले क्या होगा इस प्रोग्राम में, माई डेकोरेटर की डेफिनेशन क्रिएट होगी, यानी कि माई डेकोरेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा 1000। उसके बाद अंदर वाला फंक्शन नहीं चलेगा जब तक माई डेकोरेटर कॉल नहीं होगा, अंदर वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। फिर माई फंक का एड्रेस क्या है, 2000। माई फंक का एड्रेस क्या है, 2000 है। तो इसकी डेफिनेशन क्रिएट हो गई, माई फंक की डेफिनेशन बन गई, माई फंक्शन का एड्रेस 2000 आ गया। अब आपने अपने प्रोग्राम में माई फंक को कॉल किया, जब आपने अपने प्रोग्राम में माई फंक को कॉल किया तो माई फंक कॉल नहीं हुआ, आपके पास बैकग्राउंड में ऑपरेशन परफॉर्म हो गई। जब भी आप अपने प्रोग्राम में माई फंक को आप कॉल करोगे तो एक्चुअली में क्या कॉल होगा, अब एक्चुअली में माई फंक कॉल नहीं होगा, आपने माई फंक तो कॉल किया, माई फंक ने देखा क्या माई फंक के ऊपर कॉलिंग के टाइम पे डेकोरेटर लगा है, हाँ लगा है, डेकोरेटर लगा है, तो ये स्टेटमेंट आपका रन हो गया। ये स्टेटमेंट रन हुआ तो माई फंक के पास क्या आ गया, माई फंक इक्वल्स टू माई डेकोरेटर का एड्रेस क्या है, 1000 वाला फंक्शन कॉल हुआ, उसके ब्रैकेट में क्या चला गया, 2000 चला गया। माई फंक का एड्रेस क्या था, 2000 चला गया, तो 2000 जाने पे फंक के अंदर क्या आ गया, 2000, दैट इज माई फंक आ गया। अब ये फंक्शन कॉल हो गया, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या कॉल होगा, पहले डेकोरेटर कॉल होगा, वो डेकोरेटर जिस फंक्शन के एड्रेस को रिटर्न करेगा फिर वो रन होगा, ठीक है। तो डेकोरेटर कॉल हुआ, उसके अंदर माई फंक गया, तो यहाँ पे आपके पास फंक के अंदर क्या आ गया, माई फंक, यानी कि फंक के अंदर आपके पास 2000 आ गया। अब डेफ बना माई इनर और प्रिंट दिस इज डेकोरेटर, और इसने क्या रिटर्न कर दिया, माई इनर को रिटर्न कर दिया। तो आपके पास फाइनली क्या प्रिंट हुआ, फाइनली माई फंक के अंदर माई इनर आ गया, और माई इनर आपका एक्चुअली में कॉल हो गया, और माई इनर कॉल हुआ तो क्या कॉल हुआ, प्रिंट दिस इज डेकोरेटर, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो माई इनर का एड्रेस क्या है, 3000 है, तो रिटर्न क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है 3000। तो यहाँ पे माई फंक के अंदर क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो जब एक्चुअली आप माई फंक को कॉल करोगे तो माई फंक कॉल ना होके क्या कॉल होगा, 3000 कॉल होगा। 3000 कॉल होगा तो माई इनर कॉल होगा, माई इनर कॉल होगा तो दिस डेकोरेटर लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप फंक को कॉल कर देते हो, आप इस माई इनर के अंदर, मैंने क्या बोला, माई फंक को कॉल करोगे तो क्या कॉल होने वाला है, माई इनर कॉल होने वाला है। तो माई इनर के अंदर आपने फंक को कॉल कर दिया, फंक का एड्रेस क्या है, 2000 है, फंक के अंदर क्या पड़ा हुआ था, वो वाला फिर पहले वाला माई फंक पड़ा हुआ था, तो आपका क्या कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपका माई फंक कॉल हो जाएगा। तो जब आप अपने प्रोग्राम में डेकोरेटर को कॉल करते हो, डेकोरेटर लगाते हो, तो डेकोरेटर के अंदर जो फंक्शन रिटर्न होके आता है वो रन होता है, और वो कॉल होने से पहले, तो जो आपका एक्चुअल फंक्शन है कॉल होने से पहले आप क्या करते हो, उसको कॉल करने से पहले आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा डेकोरेट कर देते हो, तो आपने प्रोग्राम को डेकोरेट कर दिया। अब आपने प्रोग्राम को कॉल किया तो पहले क्या रन होगा, दिस इज डेकोरेटर, और उसके बाद फंक मतलब जो एक्चुअली माई फंक्शन आपका था वो कॉल होगा, तो आपके पास प्रोग्राम में लिखा हो जाएगा आई मीन माई फंक, ठीक है। तो एक्चुअली फंक्शन को कॉल करने से पहले आपने उसके आगे एक डेकोरेटर लगा दिया, ठीक है। तो क्या यूज है इसका, अगर आपने पहले से 500,000 लाइन्स का कोई फंक्शन बना के डिप्लॉय किया हुआ है, अब आप चाहते हो कि उस फंक्शन को आप टच नहीं करना चाहते, लेकिन उसके अंदर की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो, उसके पहले या बाद में कुछ स्टेटमेंट्स देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे, ठीक है, दिस इज डेकोरेटर, फंक को कॉल किया, उसके बाद अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहो तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो पहले आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर माई फंक कॉल होगा, फिर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने अपने प्रोग्राम में स्मार्ट डिवीजन ले लिया,
स्मार्ट डिवीजन ले लिया, ठीक है। नॉर्मली अगर यहाँ पे आप स्मार्ट डिवीजन, नॉर्मली डिवाइड फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, अपने प्रोग्राम में क्या किया आपने, r इक्वल्स टू डिवाइड 5,0, 5,0 क्या होगा, क्या होगा, प्रिंट r। आप रन करोगे तो क्या आउटपुट में आ जाएगा, 0 डिवीजन एरर आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। क्यों, नॉर्मली आपने डिवाइड फंक्शन कॉल किया, 5 डिवाइड बाय 0, आपके पास 0 डिवीजन एरर आ गई। कोई डाउट है? तो ये फंक्शन आपने पहले से बनाया हुआ था। अब आप क्या चाहते हो, इस फंक्शन को स्मार्ट फंक्शन बनाना चाहते हो, कि आप क्या चाहते हो कि इस फंक्शन में जो b आर्गुमेंट है, जो b आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट अगर आपका 0 है तो पहले ही एक मैसेज चला जाए आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम में यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने प्रोग्राम में आपने एक डेकोरेटर लगा दिया, दैट इज स्मार्ट डिवाइड, @स्मार्ट डिवाइड नाम से एक डेकोरेटर आपने लगा दिया। तो जब आप डिवाइड को कॉल करोगे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगी, डिवाइड इक्वल्स टू स्मार्ट डिवाइड ब्रैकेट डिवाइड, ठीक है। तो जब भी आपने अपने प्रोग्राम में डिवाइड फंक्शन कॉल किया तो क्या चेक होगा, डिवाइड के ऊपर कोई डेकोरेटर तो नहीं लगा, हाँ लगा है, डेकोरेटर लगा है, तो स्मार्ट डिवाइड फंक्शन कॉल होगा, उसमें डिवाइड पास होगा, और एक्चुअली डिवाइड कॉल करने पे डिवाइड कॉल नहीं होगा, जो फंक्शन रिटर्न होके आ रहा है ये इनर, ये वाला इनर फंक्शन रिटर्न होगा। तो आपके पास स्मार्ट डिवाइड जो डेकोरेटर है, उस डेकोरेटर के अंदर, स्मार्ट डिवाइड जो डेकोरेटर है, इस डेकोरेटर के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर इनर रिटर्न हो रहा है। तो आपका एक्चुअल में क्या रन होगा, आपका एक्चुअल में डिवाइड ना कॉल होके इनर कॉल होगा। यहाँ पे इनर कॉल होगा तो क्या होगा, इनर कॉल हो गया, उसके अंदर क्या पास हो गया, a और b, दैट इज 5,0। तो आपने प्रिंट कर दिया, आई एम गोइंग टू डिवाइड a एंड b। अगर b 0 है तो आपने प्रिंट कर दिया oops कांट डिवाइड और रिटर्न, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका फंक्शन कॉल हो गया और आपने उसके अंदर 5 और 7 को पास कर दिया। तो आपका इनर कॉल हो रहा है, जब इनर कॉल हो रहा है तो इनर के अंदर आपने क्या किया, प्रिंट आई एम गोइंग टू डिवाइड a एंड b। अगर b की वैल्यू 0 है तो कांट डिवाइड और रिटर्न, अदरवाइज आपने रिटर्न क्या कर दिया, फंक a, b। तो आपका a, b फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि फंक के अंदर क्या आया था, फंक के अंदर डिवाइड आया था, डिवाइड आपका कॉल हुआ और आपका रन हो गया। आपने रन किया प्रोग्राम को, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिवाइड 5 एंड 0। अगर आपने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिए 5,2 कर दिया तो आपके पास आउटपुट में 2.5 आ गया। और आपने का डेकोरेटर क्या कर रहा है, अब आपका डिवाइड फंक्शन ही कॉल हो रहा है जो a को b से डिवाइड कर रहा है, लेकिन डिवाइड फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जब b नॉन जीरो है। और डिवाइड फंक्शन आपका डेकोरेटर क्या कर रहा है, 2.5 से पहले एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे रहा है, आई एम गोइंग टू डिवाइड 5 एंड 2। तो एक डेकोरेट कर दिया आपने फंक्शन को और उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दिया, डिवाइड फंक्शन की फंक्शनैलिटी। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये आपके पास डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है। और कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं? पूछा था आपने BL और PLL, BLL और PL, ठीक है।
right Aman? PL, that is presentation layer, used for user interaction, ठीक है, right? और BLL used for writing the business logic, that is actual functionality of the project, ठीक है। तो यही डिफरेंस है PL और BLL में। तो जहाँ पे भी हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट और इनपुट फंक्शन यूज करते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर में यूज करेंगे, यूज प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है अमन? ये तो कई बार पढ़ा है आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हो? इसके लिए तुमने कसमें वादे भी खाए थे। एग्जाम्पल ये तो पता है, एग्जाम्पल तो सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, जितने प्रोग्राम्स हमने बनाए, 2 नंबर को डिवाइड करने, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था सबसे पहले हमने। कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ PL में, न्यू प्रोग्राम BLL PL, नंबर 1 इक्वल्स टू int input enter first number, control C, number 2 equals to int input enter second number, result equals to add bracket number 1 comma number 2 print result colon comma res, def add a comma b रिटर्न A प्लस, करना PL और BLL में डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब, ठीक है, रन कर लिया, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, रिजल्ट आपका 12 हुआ। डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऐड में आपने क्या किया, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2 दे दिए, ठीक है। अब आपने रिजल्ट 1 बनाया, रिजल्ट 1, ऐसे आपने रिजल्ट 2 बनाया, जिसके अंदर आपने नंबर 1 तो पास कर दिया, नंबर 2 को पास नहीं किया, यहाँ पे रिजल्ट 2 को प्रिंट करा दिया। फिर आपने रिजल्ट 3 बनाया, जिसके अंदर आपने ना नंबर 1 पास किया ना नंबर 2 पास किया। तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा, रन किया, फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 7, ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ पे आपने कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, आप डिफॉल्ट वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे पास करोगे तो आपकी वैल्यू ले लेगा, नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है अमन? राइट, थैंक यू। और कुछ पूछना है तो बताओ। पावर भी है, एडवांस एक्सेल और एसक्यूएल और डेटा एनालिटिक्स। पांडास डेटा एनालिटिक्स, इंटरफेसेस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, इंटरफेसेस यहाँ कहाँ पे पढ़ोगे? जावा में पढ़ते हैं हम लोग इंटरफेसेस। वेबडी में एसक्यूएल आता है क्या? वेबडी में एसक्यूएल जरूर आता है। वेब डिजाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में आता है। देखो वेब डिजाइनिंग जो है मेजरली हम फ्रंट एंड की बात करते हैं, और वेब डेवलपमेंट जब हम बोलते हैं
तो हम मेजरली फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों की बात करते हैं, यानी कि हम फुल स्टैक की बात करते हैं। ठीक है, तो जब फुल स्टैक आएगा तो आपका एसक्यूएल भी आएगा उसके अंदर रोहित। ठीक है, और आप खाली वेब डिजाइनिंग की बात करोगे तो फिर फ्रंट एंड आएगा, राइट रोहित? इंटरफेस नहीं पढ़ाऊंगा ना, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा मनोज का क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड डेटा एनालिटिक्स। तो आप लोगों ने कौन कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है? ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से चैट विंडो में लिख दो। एआई डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक पाइथन, एआई फुल स्टैक पाइथन, और आपका डेटा एनालिटिक्स। अमन एआई डेटा एनालिटिक्स फुल स्टैक पाइथन, राइट मनोज? फुल स्टैक पाइथन, फुल स्टैक एआई। ठीक है, राइट। डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। ठीक है, राइट शिवा। तो डेटा एनालिटिक्स में जो कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स सेटपा का कोर्स है या बिजनेस एनालिटिक्स जो कोर्स है, उसके अंदर नंबर 1 पाइथन होता है, नंबर 2 एडवांस्ड एक्सेल एंड पावर बीआई रहता है, नंबर 3 डीए यूजिंग पाइथन, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं, स्टैट्स प्लस लाइब्रेरीज। ठीक है, और नंबर 4 पाइथन एडवांस एक्सेल एंड पावर बीआई डीए यूजिंग पाइथन, एंड नंबर 4 एसक्यूएल। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो। फ्रंट एंड करें क्या आफ्टर पाइथन? फ्रंट एंड करें क्या? आप कुछ भी कर सकते हो रोहित, फ्रंट एंड कर लो, बेटर है फ्रंट, अगर आपका फुल स्टैक का कोर्स है तो फुल स्टैक, राइट। ठीक है, या तो आप फ्रंट एंड कर सकते हो बिल्कुल। सर फुल स्टैक में कौन से कोर्स आते हैं? देखो, फुल स्टैक में अभी हम लोगों ने कुछ जॉब गारंटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिनकी फीस है 6 मंथ्स के प्रोग्राम्स हैं, जिनकी फीस है 65,000 प्लस जीएसटी। उसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं आपके पास? अगर मैं पहला प्रोग्राम है फुल स्टैक का, लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन नहीं है, यूजिंग नोड.जेएस है। तो जिसके अंदर आपको सबसे पहले वेब डिजाइनिंग पढ़ाया जाएगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। ठीक है, फिर आपको नंबर 2 में फ्रेमवर्क्स कुछ पढ़ाए जाएंगे फ्रंट एंड के। आपके पास आएगा React.js एंड, ठीक है, फ्रंट एंड में React.js पढ़ाया जाएगा, ये भी फ्रंट एंड का ही पार्ट है। ठीक है, फिर आपके पास फ्रंट एंड का एक कोर्स होगा Next.js, काफ़ी पॉपुलर फ्रेमवर्क है, अभी नया आया है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बंदे नहीं है Next.js में, तो Next.js का फ्रेमवर्क पढ़ा जाएगा। फिर आपको नंबर 4 बैकएंड में Node.js, बैकएंड प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको Node.js पढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा आपको डेटाबेसेस में 2 डेटाबेस पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1 बैकएंड डेटाबेस में पहले आपको MySQL पढ़ाया जाएगा और फिर आपको बैकएंड डेटाबेस में MongoDB पढ़ाया जाएगा। तो आपका MySQL कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है, और MongoDB नॉन रिलेशनल डेटाबेस से पढ़ाया था मैंने, आप लोग बताया था मतलब, ठीक है। देन आपको जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरली लोग ऊप्स नहीं कराते, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट में ऊप्स कराया जाएगा। फिर एक अलग सब्जेक्ट है DSA, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। DSA यूजिंग जावास्क्रिप्ट आपको कराई जाएगी इसके अंदर। फिर आपको इसके अंदर थोड़ा टेस्टिंग पढ़ाया जाएगा, टेस्टिंग के कुछ टूल्स होते हैं, जीरा एंड अदर टूल्स आपके होंगे, वो कराए जाएंगे। और फिर आपको वेब होस्टिंग कराई जाएगी, ठीक है। वेब होस्टिंग कराई जाएगी क्लाउड पे, ठीक है। वेब होस्टिंग ऑन डेडिकेटेड सर्वर। जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो 90% जो होस्टिंग होती है वो डेडिकेटेड सर्वर्स पे होती है, वो अमेजन क्लाउड या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे नहीं होती। तो आपको डेडिकेटेड सर्वर्स पे कैसे काम करना है, जैसे सेटपा का अपना एक डेडिकेटेड सर्वर है जर्मनी में, तो डेडिकेटेड सर्वर्स पे होस्टिंग कैसे करनी है वो आपको कराई जाएगी। और ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये आपका एक फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग Node.js या यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यूजिंग जिसको मर्न भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड ये मेजर नेम्स हैं। लेकिन उसके अलावा कंटेंट एक्चुअली फुल स्टैक वाला है। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? फुल स्टैक का मतलब होता है एंड टू एंड डेवलपमेंट, आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट आना चाहिए, तो वो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। डन है। ऐसे ही आपका एक और प्रोग्राम है, जॉब गारंटी प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, ठीक है। इसके अंदर पाइथन है एक सब्जेक्ट, DSA यूजिंग पाइथन दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर नंबर 3 आपका वही एडवांस्ड एक्सेल। नंबर 4 इसके अंदर आपका एक और सब्जेक्ट है ऑफिस 365। फिर आपका एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल है। देन आपके पास MySQL है, देन आपके पास MongoDB है। तो जैसे मैंने आपको पाइथन में MySQL पढ़ाया तो एक दिन में MySQL कवर कराया था, यहाँ पे MySQL 4 वीक्स का पूरा प्रोग्राम है, मतलब ये MongoDB ऐसे ही पूरा प्रोग्राम है। नंबर 7 पाइथन, DSA यूजिंग पाइथन, ऑफिस 365, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, MySQL, MongoDB, देन पावर BI, देन शायद टैबल्यू भी है, ठीक है। और इसके अलावा एक सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आएगा, ठीक है, वो आपका साथ में इंक्लूड। तो ये प्रोग्राम 6 मंथ्स में कवर करने के लिए अराउंड आपको 4 आवर्स अ डे क्लासेस करनी पड़ेंगी। 2 बैचेज आपके एक साथ चलेंगे, पाइथन चल रहा होगा तो एक्सेल भी, तब आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स टू इंक्रीज, to reduce space complexity and increase speed। DevOps के बारे में थोड़ा बताता हूँ गौरव अभी, ठीक है। तो स्पेस मतलब आपको, जब आप डेटा साइंस की दुनिया में जाओगे तो आपके पास क्या होगा, डेटा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जनरली आप गूगल पे जब आप डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हो, सेटपा में भी जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जो डेटा यूज़ किया हो जाएगा, वो उतना बड़ा डेटा नहीं होगा। पर इंडस्ट्री में काम करोगे, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कोई मोबाइल ऐप है, डेटा बहुत बड़ा होगा, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होंगे, ठीक है आपके। तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जब आपको हैंडल करना होगा तो एक्सेल वगैरह वहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको डेटा बेस के थ्रू सारा काम करना होगा। तो आपका डेटा जब बड़ा होगा तो आप जब उसके ऊपर कोई एल्गोरिथम लिखोगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, तो प्रोग्राम को रन करने में बहुत टाइम लगेगा।
तो ऐसे प्रोग्राम्स में अगर आपको प्रोग्राम में डेटा को हैंडल करना है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जिससे आप अपने प्रोग्राम में प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज कर पाओ और स्पेस को रिड्यूस कर पाओ, मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, बट टू बी डन ओनली फॉर डेटा एनालिटिक्स लाइक यूज ऑफ नमपाई। मैंने आपको बताया अगर आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है तो कम से कम ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आपको मनोज पढ़ने पड़ेंगे। राइट, खाली नमपाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डेटा एनालिसिस नहीं हो पाएगा। नमपाई से तो नमपाई फाउंडेशन है डेटा एनालिटिक्स की। बिना नमपाई के आपका जो पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, सीबोर्न है, सब लाइब्रेरीज बैकग्राउंड में नमपाई एरेज को ही, एनडी एरेज को ही यूज कर रही होती है। ठीक है, डेवऑप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग में वो लोग चाहते थे जिनकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग नहीं होती थी, जिनको प्रोग्रामिंग से डर लगता था, वो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में चले जाते थे कि अच्छा एक अच्छा प्रोफाइल है, क्लाउड में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एजोरे पे काम कर लेंगे, गूगल क्लाउड जीसीपी पे काम कर लेंगे, या अमेजन क्लाउड एडब्ल्यूएस पे काम कर लेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा एडमिन टाइप का काम होता था, बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोग्रामिंग वाला काम नहीं था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, डेवऑप्स आ गया। डेवऑप्स स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशंस। डेवऑप्स स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, तो डेवऑप्स के अंदर आप जब बात करते हो यहाँ पे डेवऑप्स में डेवलपमेंट ऑपरेशंस, तो दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज। ठीक है, होस्टिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आप जो है अपनी एप्लीकेशंस को होस्ट कर देते हो ऑन दी क्लाउड। क्लाउड किसी कंपनी का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजन का, गूगल का, ओरेकल का, किसी भी का कंपनी का भी क्लाउड अगर आप परचेज कर लेते हो और अगर आप वहां पे अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी मोबाइल ऐप को, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हो तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के डोमेन में चले जाते हो। ठीक है, अब आपके पास फायदा क्या है, ठीक है, ऑन दी क्लाउड या फिर ऑन दी शेयर्ड क्लाउड। ठीक है, फायदा क्या है क्लाउड पे जाने का, कि जैसे हमारे पास सेटपा में पहले हम सॉफ्टवेयर यूज करते थे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर लोड रनर नाम से। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर यूज होता था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लोड रनर नाम से, जो क्या कैलकुलेट करता था, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के ऊपर साइमल्टेनियसली आपने पेटीएम की वेबसाइट बनाई या कोई मोबाइल ऐप बनाई, और उस वेबसाइट के ऊपर साइमल्टेनियसली कितना लोड बियर हो सकता है। 1 लाख यूजर अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या आपकी वेबसाइट या आपकी मोबाइल ऐप क्रैश तो नहीं हो जाएगी, या 10 लाख यूजर एक साथ आ जाते हैं, दिवाली का मौसम सीजन है, ठीक है, बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं, आपका किसी पर्टिकुलर डे आपने बिग बिलियन डे बनाया एप्लीकेशन ने, तो वहां पे अगर एक साथ ज्यादा लोड आ जाता है एप्लीकेशन पे, तो आपकी एप्लीकेशन कहीं स्टॉप तो नहीं हो जाएगी वर्क करना। तो उसके लोड को चेक करने के लिए लोड रनर नाम से एक एप्लीकेशन आती थी, और ये एप्लीकेशन बहुत महंगी, 90 लाख रुपए का एक लाइसेंस आता था इसका तब। ठीक है, 90 लाख का 1 लाइसेंस आता था, बहुत कॉस्टली एप्लीकेशन थी ये, जो क्या करती थी, वर्चुअली आपकी एप्लीकेशन के ऊपर मल्टीपल आईपीज, मल्टीपल लोकेशन से लोड को, वर्चुअल ट्रैफिक लेके आ जाती थी आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब एक कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, वो 90 लाख का सॉफ्टवेयर परचेज कर सकती है, पर छोटी कंपनी है उसको भी लोड टेस्ट करना है, उतना बड़ा सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर सकती। तो आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। लोड रनर दुनिया की सारी कंपनी ने क्या किया, आप जो है अपनी सारी एप्लीकेशन को क्लाउड पे होस्ट कर दिया। और क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आप जो है पे व्हाट यू यूज के कॉन्सेप्ट पे काम करना ही शुरू कर दिया। ठीक है, कि आप जितना यूज करो उतना ही पे करो। अगर हमने एक लोड रनर का सॉफ्टवेयर खरीद लिया, मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया, अब कंपनी जिसने लोड रनर बनाया उसने तो क्या सोचा कि मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बेच दिया अपना। अब सामने वाली पार्टी उसको 1 महीने में 1 बार यूज कर रही है, 10 बार, 1 घंटा यूज कर रही है, 1 महीने में 10 घंटा यूज कर रही है, 100 घंटे यूज कर रही है। लोड रनर कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी यूज करो।
हमने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया, आप एक कंप्यूटर पे अगर आपको सॉफ्टवेयर को चलाना है तो 90 लाख रुपए आपको हमें देने हैं। तो कंपनियों ने क्या किया, जो बड़े महंगे सॉफ्टवेयर्स होते थे, मैकेनिकल डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स, VLSI डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स, IoT रोबोटिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स, काफी कॉस्टली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनको क्लाउड पे होस्ट कर दिया और आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया कि आप 10 आवर्स पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, 100 आवर्स पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, जितने आवर्स का सब्सक्रिप्शन आपने लिया उतना ही पे करो, आपको पूरा फुल फ्लेजेड आपने मंथ में आपके जो है 160 आवर वर्किंग आवर्स होते हैं, तो 160 आवर्स यूज करना जरूरी नहीं, जितना आपको यूज करना है उतना यूज करो, उतना ही पे करो। तो वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके पास आए मार्केट में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप एडमिन टाइप का रोल प्ले करते थे कि जहाँ पे आपको एप्लीकेशंस को होस्ट करना है, एप्लीकेशंस के अंदर आपको सिक्योरिटी फीचर्स को मैनेज करना है, एप्लीकेशंस के अंदर आपको लोड को मैनेज करना है, एप्लीकेशंस के अंदर आपको अथॉरिटी देनी है कि कौन कौन से पर्सन को क्या क्या आपकी एप्लीकेशन में एक्सेस मिलने हैं। ये सारी चीजें क्लाउड के ऊपर आप होस्ट करके एप्लीकेशंस की चीजें मैनेज करते थे, जो मैनुअली लोग किया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सारे काम प्रोग्रामिंग से होने शुरू हो गए। जब प्रोग्रामिंग से होने शुरू हुए यही काम, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन गए क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो पहले आप डेवऑप्स क्लाउड एडमिन थे, अब आप क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन गए कि आपने प्रोग्रामिंग से क्लाउड को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, होस्टिंग को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपकी कंपनी में 10 नए एम्प्लॉई ऐड होते हैं, तो पहले आप मैनुअली एक एम्प्लॉई के लिए ईमेल आईडी बनानी है गूगल पे, मान लिया, ठीक है, तो गूगल का सर्वर है, गूगल की चीजें मैनेज करनी है क्लाउड के थ्रू। तो आप एक एडमिन है जो क्या कर रहा है, 10 एम्प्लॉय ऐड हुए तो हर एक एम्प्लॉय का एक लॉगिन बना के उसको एलोकेट कर रहा है। डेवऑप्स में क्या हुआ, आपने प्रोग्राम स्क्रिप्ट्स बना दी, अब आपने 10 के 10 यूजर का डेटा एक साथ दिया और आपके सबके ईमेल आईडीज क्रिएट हो गए, सबके यूजर आईडी क्रिएट हो गए, सबके पासवर्ड्स क्रिएट हो गए। तो ये जो आपका ऑटोमेशन है वो आपका डेवऑप्स के अंदर होता है, राइट, ठीक है। तो डेवलपमेंट थ्रू प्रोग्रामिंग या क्लाउड होस्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड डेवऑप्स, राइट। डेवलपमेंट ऑपरेशंस डन है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, कंक्लूड करते हैं फिर, राइट, लेक्चर को। तो प्लीज आप लोग टच में रहना, और ठीक है, we will be active in group, ठीक है, active in group, kindly keep on sharing your small or big achievements in the group, okay? ठीक है, और हम लोग भी प्रमोशनल मैसेजेस उसमें भेजते रह करेंगे ग्रुप के अंदर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। नहीं, कल से क्लास पाइथन की नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग अपने काउंसलर से कनेक्ट कर लो, और नेक्स्ट आप जो भी बैच आपका स्टार्ट होना है एज पर योर सब कोर्स कंटेंट सब्जेक्ट यू सिलेक्टेड, आप नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।